गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। यही कहता है, शंकतला ने शर्माते हुए कहा और अपना मुंह छुपा लिया। किरण लाल उस पर दीवाना हो गया था और यूं तो वह फितरतन अयाश था, लेकिन उसके अलावा उसकी जिंदगी में एक नया रंग आया था, इसलिए वो उसे पूरी तरह लुत्फ अंदोज होना चाहता था। उसने लाख कहा कि वह शंकतला को उसकी रिहाइश पर छोड़ आए, लेकिन वो ना मानी और वापस चला गया। घर आकर उसने सबसे पहला काम यही किया था, वो अपने पिताजी से मिला। मैं चाहता हूं पिताजी, आप माधो सिंह को छोड़ दें। क्यों? इसलिए कि मैंने उसे और उसकी बेटी को माफ कर दिया है। क्यों माफ कर दिया? दोष मेरा ही था, बस आप उसे छोड़ दें। किरण लाल इतनी जिद की कि जग्गी लाल को मारना ही पड़ा। माधो सिंह को छेड़ दिया गया और खुद किरण लाल उसके घर तक लाया और उसने माधो सिंह को काफी रकम भी थी। आप कोई दुकान खोल लें चाचा जी, ताकि किसी के नौकर ना रहें। तुम तो बड़े महान हो किरण लाल। अब तो मुझे भी अफसोस हो रहा है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। मैं शर्मिंदा हूं पिताजी, आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपकी और भी खिदमत करता रहूंगा। आप कोई चिंता ना करें और अपनी बेटी और पत्नी को बुला लें, किरण लाल ने कहा। और माधो सिंह बेहद खुश था और फिर वो तैयारियां करने लगा कि बेटी और बीवी को ले आए। शंकतला और उसकी माताजी घर आ गईं और वह सब किरण लाल के शुक्रगुजार थे, जिसने आदत के खिलाफ उन लोगों को माफ करके एक मसाइल कायम की थी, वरना इससे कबल दुर्गापुर में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जिम्मेदार जग्गी लाल और उसके बेटे किरण लाल के हाथों तो बस्ती वालों को तकलीफें ही पहुंचती थी। माधो सिंह को माफ कर देना एक ऐसी अनोखी बात थी जो ऐसे पहले दुर्गापुर में कभी नहीं हुई थी। लोगों ने बड़ी हैरत से यह बात सुनी। सारे घर में शंकतला ही ये बात जानती थी कि किरण लाल के दिल में उन लोगों के लिए रहम क्यों आया है। धर्मशाला में मिलने वाली जोगन ने दर हकीकत उस खानदान के लिए बहुत कुछ किया था, वरना किरण लाल को जख्मी करने के इल्जाम में माधो सिंह का तो घराना ही खत्म हो सकता था। लेकिन अब न सिर्फ उसे माफ कर दिया गया, बल्कि किरण लाल ने अपनी अनायतों का एक तवील सिलसिला भी शुरू कर दिया। शंकतला और उसकी मां के घर आने के बाद दूसरा दिन ही हुआ था कि किरण लाल का आदमी माधो सिंह के पास आ पहुंचा और उसने माधो सिंह को इतला दी कि किरण लाल जी उसे तलब करते हैं। शंकतला और माधो की बीवी अंदर मौजूद थी। उन्हें पता चल गया था कि किरण लाल का आदमी माधो सिंह आया है। क्यों आया है इसके बारे में उन्हें इल्म ना था। शंकतला को तो खैर फिलहाल इतनी परवाह भी ना थी, क्योंकि उसे सूरत हाल थोड़ी बहुत मालूम थी। किरण लाल अपने हवेली के उस हिस्से में मौजूद था जिसे वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था। उसने माधो सिंह को बैठने का इशारा किया और माधो सिंह ने दोनों हाथ जोड़े और आहिस्ता से बोला, हमें खड़ा ही रहने दे महाराज, हम तो आपके चरणों की धूल हैं, हमें हमारी जगह रहने दिया जाए। माधो लाल ने कहा और किरण लाल मुस्कुराने लगा। नहीं माधो सिंह जी, बैठ जाएं, और मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूं। आप हमारे आदमियों में शुमार हो गए हैं, किरण लाल ने कहा। और ये तो बड़े बड़े भाग हैं महाराज, वरना मैंने तुमसे कहा था माधो सिंह जी, इतनी मेहनत ना किया करो, कोई दुकान तलाश कर लो और खेती बाड़ी का ये काम छोड़कर दुकान में बैठ जाओ। इस काम में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आराम से बैठकर रोटी खाओगे, किरण लाल ने कहा। पर महाराज, हम किसान आदमी ठहरे, अगर दुकान की देखभाल भी कर भी लें तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि दुकान खोलें। महाराज, हमें हमारी जगह ही रहने दें, और फिर इन संसार में अपना है भी कौन। एक बेटी एक पत्नी, भगवान ने चाहा तो किसी न किसी तरह बेटी के हाथ पीले हो ही जाएंगे और उसके बाद रह जाते हैं हम दोनों पति पत्नी। तो हमारा क्या है, रूखी सोखी खाकर गुजारा कर लेंगे। आप हमारी चिंता ना करें किरण लाल जी, माधो सिंह ने कहा। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है माधो सिंह, और उसके बारे में संजीदगी से सोचो। दुकान खोलने के लिए पैसे मैं दूंगा, किरण लाल ने कहा। आप महाराज? हाँ हम, किरण लाल ने जवाब दिया। और माधो सिंह की आंखें फरते मामूनियत से झुक गईं और उसने दोनों हाथ जोड़कर निगाहें झुकाए झुकाए कहा, बहुत बड़ी कृपा है महाराज आपकी, और बड़े बाग हैं हमारे कि भगवान ने आपके मन में हमारे लिए इतना ख्याल पैदा कर दिया। हम आपके इतने बड़े एहसान का बदला कैसे दे सकेंगे महाराज।
नहीं माधु जी, और मुझे किसी किस्म का बदला नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूं कि आपकी मदद की जाए। और माधु सिंह का बदन खुशी से होले होले कांप रहा था। बड़े जिम्मेदार जी का बेटा, और जब उस पर रहम खाए, और उसकी तकदीर का क्या कहना। 2 दिन खामोशी से गुजर गए। तीसरे दिन दोपहर के वक्त किरण लाल माधु सिंह के घर आया। ये मुसीबत जिधर करो करती थी, लोग उसके घर के बारे में फिक्रमंद हो जाते थे। लेकिन किरण लाल माधु सिंह के लिए इतना ज्यादा तकलीफदा नहीं था, बल्कि एक हद तक बहुत ज्यादा हमदर्द साबित हुआ। घर में माधु सिंह और उसकी पत्नी और खुद शंतला ने किरण लाल का स्वागत किया। शंतला ने इसे शरबत बनाकर दिया, और जब गिलास या तो कुवत लाल ने धीरे से कहा, आज शाम को उसी जगह। शंतला गिलास लेकर वापस चली गई, और उसने किरण लाल के जुमले बखूबी सुन लिए, और उसके चेहरे पर किसी कदर परेशानी के आसार नमूदार हो गए। लेकिन उसने इस परेशानी का आधार किसी पर ना होने दिया। किरण लाल थोड़ी देर बैठा उन लोगों से बातें करता रहा, और उसने माधु सिंह को एक अच्छी खासी रकम भी दी, और उसके बारे में उसने कहा कि रकम के लिए किसी को कुछ ना बताया जाए। कोई जरूरत ही नहीं किसी से कुछ कहने की। बाद माधु सिंह खामोशी से अपना काम करे। किरण लाल चला गया, और शंतला परेशान सी बैठी रही। हालांकि जोगन ने इसके आइंदा इक़दामात के बारे में बता दिया था, लेकिन शंतला जानती थी कि किरण लाल कितना बड़ा शैतान है, और शैतान से बचना कितना मुश्किल काम। न जाने कब तक उस मुसीबत का शिकार रहना पड़े, लेकिन वो इस बात से इनहराफ भी नहीं कर सकती थी। हालांकि इसी तरह सुधरे थे, और उन सुधरे हुए हालात को बिगाड़ना अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। चुनाचा शाम को वह हस्बे वादा तैयार होकर चल पड़ी। जिस जगह पहले किरण लाल से मुलाकात हुई थी, वहां पहुंचकर वे एक दरख्त के नीचे जा खड़ी हुई। शंतला का बदन धीरे धीरे कांपने लगा, और तब ही उसे अपने अकब कदमों की आवाज सुनाई दी, और फिर किसी के खुरदरे और मजबूत हाथ उसकी आंखों पर आ जमे। ये महबूबियत का एक अंदाज था, लेकिन सिर्फ उनके लिए बासे कशिश हो सकता था जो महबूब हों। अपने कपाते बदन को उसने संभाला, और फिर अपने नाजुक हाथों से किरण लाल की चौड़ी कलाइयां पकड़ते हुए उसने किरण लाल के हाथ आंखों से हटाने की कोशिश की। मैं जान गई हूं कौन हो। और वो आवाज की लर्जिशों को संभालते हुए बोली, भला कौन है? किरण लाल की आवाज उभरी। किरण जी, शंतला ने कहा, और किरण लाल ने उसकी आंखों से हाथ हटाए। क्या तुम्हारा ख्याल है कि हम तुम्हारे बाद यहाँ पहुंचे थे? किरण लाल ने पूछा। नहीं, बस मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद देर हो गई, शंतला ने आवाज पर काबू पाते हुए कहा, और किरण लाल मुस्कुराने लगा। किरण लाल ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। शंतला ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो किरण लाल की मजबूत गिरफ्त में थी। तब उसने बेबस होकर कहा, हाय किरण लाल, छोड़ दो, कोई भी आ सकता है यहाँ। कौन आएगा? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं सारी बस्ती में बदनाम हो जाऊंगी, लोग थूकेंगे मेरे पिता के नाम पर। शंतला ने कहा, तो आओ यहाँ से कहीं दूर चलें। चलो, शंतला बेबसी से बोली। पर कहाँ? आओ, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ। शंतला ने उस मौका से फायदा उठाते हुए कहा, घोड़ा है तुम्हारे पास? हाँ है। तो फिर आओ, चलो, बस्ती से थोड़ी दूर एक धर्मशाला है, वहां चलते हैं, शंतला ने कहा, और किरण लाल हंस पड़ा। वाह, खूब जगह सोची है, तुम तो बड़ी ही चालाक हो। चलो, किरण लाल ने खुश होकर कहा, और दोनों ने वहां से आज चल पड़े। शंतला को तो यह काम तो करना ही था। बूढ़ी जोगन ने उसे यही बताया था, लेकिन उसका दिल खौफ से कांप रहा था। ना जाने अब क्या हो अगर जोगन उसे वहां ना मिली तो। किरण लाल उसे घोड़े पर बिठा दिया, और फिर खुद भी उसके पीछे बैठ गया, और फिर उसने घोड़े का रुख धर्मशाला की तरफ कर दिया। घोड़ा बढ़कर रफ्तारी से उड़ने लगा। किरण लाल के बदन की गर्मी शंतला को अजीब सी लग रही थी। वो नौजवान थी, उसने कभी किसी नौजवान मर्द की इतनी कुर्बत महसूस नहीं की थी। अगर किरण लाल के खिलाफ उसके दिल में बेपनाह नफरत ना होती, तो इस वक्त शायद वो किरण लाल के पैर अपना तन मन हार देती। लेकिन किरण लाल दुर्गापुर की सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्सियत थी। सभी उसको नापसंद करते थे। इसलिए शंतला भी जज्बात के इस बनूर से निकल आई, और वो सोच रही थी कि किस तरह खुद को महफूज रखे। बहुत से वसवसे उसके जहन में थे। बस्ती से कुछ दूर उन्हें ठाकर रंजीत पाल सिंह जी मिले, जो कहीं बाहर से आ रहे थे। उन्होंने घूर कर उन दोनों को देखा, लेकिन किरण दास के करतूत से सभी वाकिफ थे, और कोई भी उसके बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो भी सीधे निकल गए। लेकिन शंतला डर गई थी। उसने पर घोड़े पर बैठे बैठे कहा, किरण लाल जी, तुमने देखा, अब क्या होगा? क्या होगा? किरण लाल ने तज्जब से पूछा। वो ठाकर जी थे। हाँ, फिर? उन्होंने हमें देख लिया। तो क्या हुआ? शंतला, तू तो बड़ी ही बेवकूफ लड़की हो।
किरणलाल ने हल्का सा कैकल लगाते हुए कहा, क्या वो बस्ती वालों को ये बात नहीं बता देंगे? नहीं बताएंगे, वो समझदार आदमी है, उन्होंने दुनिया देखी है। अगर उन्होंने इसके बारे में जुबान खोली तो उसके बाद दूसरी बात कहने के काबिल नहीं रहेंगे और मैं उनकी जुबान निकलवा लूंगा। थोड़ी देर के बाद वो धर्मशाला की इमारत के नजदीक आ गए और किरणलाल ने घोड़ा उसके हाथे में रोक लिया और उसकी आंखों में मुसर्रत की चमक थी। शकुंतला बेहद हसीन लड़की थी और आज फिर एक नौखेज हसीना उसके चुंगल में आ फंसी थी। वो शकुंतला की कमर में हाथ डाले अंदर आ गया। शकुंतला का सिडौल जिस्म उसके हवास लूटे ले रहा था और शकुंतला का जिस्म धार धार कर रहा था। उसकी निगाहें जोगन की तलाश कर रही थी, लेकिन जोगन कहीं नजर नहीं आई। धर्मशाला किसकी जानी पहचानी थी। उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, लेकिन जोगन का कोई निशान नहीं था। आवश्यकती किरणलाल ने कहा, किरण क्या ये मुमकिन नहीं कि हम कल यहाँ आ जाएं? क्यों? बस मुझे डर लग रहा है, शकुंतला बोली। ओहो, ये डर वक्ती है। हर कुंवारी कुनिया इब्तिदा में यूं ही डरती है, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं डरती। शकुंतला इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ से गुजर रही थी। किरणलाल की चीरा दस्तियां बढ़ती जा रही थीं और उसकी अजीब सी कैफियत थी। उसकी तबीयत नडाल होती गई और किरणलाल के मजबूत और खुरदरे हाथ न जाने किन किन हरकतों में मसरूफ थे। वो भी नौजवान लड़की थी। जवानी बाद औकात बहुत सी चीजें फरामोश कर देने का नाम है। किरणलाल की चीरा दस्तियां उसे भी बहुत कुछ बुलाई दे रही थी। चुनाचा वो किरणलाल के सामने मफलूज हो गई। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किरणलाल ने उस पर सहर तारी कर दिया हो। अब वो सिर्फ किरणलाल का चेहरा अपने चेहरे के मुकाबल देख रही थी। लेकिन उसी वक्त कुछ हुआ और कोई ऐसी बात जिससे किरणलाल भी चौंक पड़ा और शकुंतला जैसे होश में आ गई। किरणलाल ने पीछे मुड़कर देखा और साकतो जामद रह गई। एक करी और बदसूरत औरत उसके सामने खड़ी हुई थी। शकुंतला की निगाह भी उस पर पड़ी और दफतन उसके मुंह से एक चीख से निकल गई, जोगन रानी। बूढ़ी औरत के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत भयानक थी और उसने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और फिर फटी पाकार आवाज में बोली, खड़ी हो जा शकुंतला। और शकुंतला सारी जान से कांप गई। उसे एहसास हुआ कि वह बेलिबास है और उसने लपक कर अपना लिबास समेट लिया। डरने की जरूरत नहीं शकुंतला, मैं जानती हूँ कि यह सब कुछ तूने खुद अपनी मर्जी से नहीं किया, जोगन ने कहा। लेकिन शकुंतला ने कोई जवाब न दिया। शर्म से उसका चेहरा धुआं हो रहा था और उसने अपना लिबास दोबारा पहन लिया। दूसरी तरफ किरणलाल हैरत के झटके से संभल गया और उसकी निगाहों में एक खौन खवार कैफियत उभरती आ रही थी। फिर वो पूरी तरह होशियार हो गया और उसने बूढ़ी जोगन से कहा, कौन है तू? और उसकी आवाज बेहद सर्द और खवान ख्वार। और फिर उसकी निगाहें भी किरणलाल का सर से पांव तक जायदा ले रही थी, जैसे वह अपनी पसंदीदा शायद देख रही हो, या फिर उसे इस किरणलाल का कड़ियल बदन बेहद पसंद आया हो और किरणलाल को सदमा शिद्दत पर पहुंचा जा रहा था। मैं पूछता हूँ बूढ़ी कुतिया, तू है कौन और यहाँ क्यों आई है? अरे बता दूंगी ना, कह तो रही हूँ, जरा मेरी तरफ देखो, बूढ़ी औरत ने कहा और किरणलाल खौन खबार निगाहों से उसे घूरने लगा। लेकिन दूसरे लम्हे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बूढ़ी औरत की आंखों से कोई अजीब सी शय फूटी हो, रोशनी की किरण जो उसे पुतलियों में रक्षा थी। किरणलाल ताज्जुब से उस रोशनी की किरण को देखने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हुआ जैसे उसका जहन उस किरण के सहर का महज शिकार होता जा रहा हो और फिर रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे के खदुखाल नरम पड़ते चले गए और बूढ़ी औरत के होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती गई। उसने शकुंतला की जानब देखा जो एक लम्हे खड़ी थर थर कांप रही थी। अरे तू डर क्यों रही है शकुंतला? मैं कह चुकी हूँ कि तेरी कैफियत मुझे मालूम है। मैं यही थी और दूर से तुम दोनों का तमाशा देख रही थी। मगर हाँ बोल, क्या बात है? मगर मैंने तो बोल भी, क्या कहना चाहती है? मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा जोगन रानी। तो क्या जरूरी है कि तुम मुझे देखती? मैं जो तुझे देख चुकी हूँ, जा भाग जा। जाऊं? शकुंतला ने तअज्जुब से पूछा। हाँ, क्यों रुकने का इरादा रखती है? बूढ़ी औरत ने ऐसे अंदाज में कहा कि वो हंस पड़ी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी मकरू थी। शकुंतला को उसका चेहरा पहले भी खौफनाक मालूम हुआ था, लेकिन बूढ़ी ने उनकी जिस तरह मदद की थी उसके तहत वो खौफनाक कोई हैसियत नहीं रखती थी। फिर उसने अपने आप को संभाला और फिर किरणलाल की जानब सहमी हुई निगाहों से देखा, लेकिन किरणलाल तो पत्थर के बुत की मानद साकत खड़ा था। तब शकुंतला को एहसास हुआ कि बूढ़ी औरत तो बड़ी शक्तिमान है। उसने ना सिर्फ शकुंतला की मदद की है बल्कि किरणलाल की भी सारी अकड़ फोन निकाल कर रख दी। चुनाचा वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर बाहर निकल आई। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अंदर क्या होगा, बूढ़ी औरत किरणलाल के साथ क्या सलूक करेगी।
उसकी अपनी जान बच गई थी और यही उस बूढ़ी औरत से वादा था। शकुंतला जो ही दरवाजे से बाहर निकली वो इतनी बरक रफ्तारी से दौड़ी जैसे भूत उसके ताकब में हो। इतनी तेज रफ्तारी से वो कभी नहीं भागी थी। जब वो बस्ती में दाखिल हुई तो उसका बदन धोंकनी बना हुआ था। रात हो चुकी थी, इसलिए वो एक जगह रुककर पहले अपना हुस्सान दुरुस्त करने लगी और उसके बाद उसने अपना हिलिया दुरुस्त करने का सोचा। बस्ती में दाखिल होने से पहले उसे अपना हुलिया दुरुस्त कर लेना था। चुनाचा देर तक बैठी वो हाँफती रही और जब उसकी सांसें काबू में आ गईं तब उसने अपने बाल दुरुस्त किए और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की जानब बढ़ गई। दूसरी तरफ किरण लाल अपनी जिंदगी के सबसे कड़े इम्तिहान से गुजर रहा था। जहर भरी राजकमल को तवील अरसे के बाद अपनी पसंदीदा शय हासिल हुई थी। भरा भरा बदन, जिल्द के नीचे दौड़ते हुए खून का समंदर, मोटे मोटे कवि बाजू उसे बहुत ही पसंद आए थे। लेकिन उस नौजवान की सहरदा कफियत उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। वो उसे पूरी तरह जगाना चाहती थी। चुनाचा उसने अपना सैर खत्म कर दिया और किरण लाल जैसे होश में आ गया। उसने परेशान निगाहों से चारों तरफ देखा और दोबारा बूढ़ी को घूरने लगा। शकुंतला कहाँ है? कौन शकुंतला? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा और किरण लाल तलमला गया। मकार औरत और वो लड़की जो जहाँ आई थी कहाँ गई? किरण लाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तू भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ और मुझसे क्या पूछ रहा है? मैं कहता हूँ कमबख्त औरत, तू हमारे दरमियान कहाँ से घुस आई? तूने शकुंतला को कहाँ छुपा दिया? मुझे बता वरना मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा। दबा दो। राजकमल ने दोनों हाथ फैला दिए और किरण लाल का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। वह दीवाना वार बूढ़ी औरत के जानब बढ़ा और उसके हाथ बूढ़ी की गर्दन से लिपट गए। तभी राजकमल ने दोबारा उसकी आंखों में देखा और किरण लाल को अपनी गिरफ्त ढीली होती हुई महसूस हुई और फिर उसके सैर में गिरफ्तार हो गया। ऐसे नहीं जवान, ऐसे नहीं, मुझसे प्रेम की बातें करो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? राजकमल उसकी गिरफ्त ढीली होने के बाद 2 कदम पीछे हटकर बोली और किरण लाल बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या तू जादूगरनी है क्या? और किरण लाल हकला गया। फिर बोला, लेकिन तू यहाँ कहाँ से आन मरी? बस मैं तुम्हारी तलाश में आई। भला हो बस कलाओ का, उसने मुझे ऐसा गुर बता दिया कि मैं जीवन भर उसकी एहसान मंद रहूंगी। राजकमल ने कहा। कौन? कलाओ, मिलोगे उसे? बूढ़ी ने तमस्कराना अंदाज में कहा। नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। कलाओ बात सुन, उसने अपने अकब में रुख करके कहा और दूसरे लम्हे किरण लाल को जो शख्सियत नजर आई वो बड़ी भयानक थी। वो हैरत ज़दा रह गया। ऐसा खौफनाक आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। नंग धड़ंग और भूत मालूम होता था। सुन रहा है इसकी बातें? हाँ देवी, सुन रहा हूँ, कलाओ ने हंसते हुए कहा। तो कलाओ, ये कैसा शिकार है? बहुत ही अच्छा। मेरा ख्याल है इसके शिकार के बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, पर यह तो मानता ही नहीं। उठाकर पटक दूं ससुरे को, कलाओ ने आगे बढ़ते हुए कहा और किरण लाल खौफजदा अंदाज में पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि यकीनन किसी जादू के चक्कर में फंस गया है और यूं धर्मशाला एक वीरान इलाके में था और लोग उस तरफ आते हुए खौफ खाते थे। लेकिन शकुंतला ने उसे ऐसी दवा दी थी जो जीवन भर नहीं भूल सकता। शकुंतला उसे ले आई थी, ना जाने क्यों। क्या पता शकुंतला के दिल में ही कोई खास प्रोग्राम हो। हाँ, ठीक तो है। दोनों ने आपस में बातें भी तो की थी। तब उसे गुस्सा आ गया और उसने दांत पीटते हुए बूढ़ी औरत को और खानख्वार लहजे में बोला, इसका मकसद है कि तुम और शकुंतला आपस में मिल गई ही। अरे हाँ, वो लड़की बड़ी काम की साबित हुई। लेकिन तुम क्या समझती हो, क्या वो मेरे हाथ से बच जाएगी? हाँ, बच जाएगी। उसे तो कोई तकलीफ तुम नहीं दोगे जब तो तुम खुद मेरे हाथों से बच जाएगा। क्या मतलब? किरण लाल को पूरी तरह अंदाजा हो चुका था कि वो किसी जादू के चक्कर में है। चुनाचा अब वो यहाँ से भागने की फिक्र में था। लेकिन बूढ़ी औरत की तो कफियत ही अजीब थी और वो जब चाहती उसे अपने शहर में गिरफ्तार करती, जब चाहती उसे आज़ाद कर देती। किरण लाल अजीबोगरीब कफियत का शिकार था और फिर उसने बूढ़ी औरत को आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ बढ़ते देखा। दरवाज़ा उसकी पुष्ट पर था, जिससे किरण लाल को एहसास हुआ कि यहाँ से भाग भी नहीं सकेगा। एक बार उसने अपने भागने की इंतहाई कोशिश की और दरवाजे की जानब दौड़ा, लेकिन बूढ़ी ने उसके सामने दोनों हाथ फैला दिए। किरण लाल ने उसे घूर कर देखा और फिर उसकी आंखों में वो तेज चमक व्यूसत हो गई और उसके बाद किरण लाल को होश ना रहा। राजकमल ने अंदाजा लगा लिया था कि शिकार आसानी से काबू में नहीं आएगा, लेकिन उसे इस शिकार को काबू में करना था और शिकार तो ऐसा था जिसकी वजह से उसे कोई खास दिक्कत पेश ना आई। यानी इसका खौफनाक दुश्मन रतनपाल इस सिलसिले में कोई तर्ज नहीं कर सकता था, क्योंकि किरण लाल के बारे में शकुंतला ने उसे सब कुछ बता दिया था। चुनाचा उसने किरण लाल को अपने
अपने बाजू में भर लिया और फिर वही सब कुछ हुआ जो राजकमल चाहती थी। किरणलाल भूल गया कि उसके सामने कोई बूढ़ी है और उसके दिल में बस एक ही चीज प्युसत हो गई और वो ये थी शंकुतला उसके सामने है और वो शंकुतला को अपनी पूरी दीवानगी के साथ बम्भोड़ने लगा। राजकमल को गोया नई जिंदगी मिल गई थी और फिर उसके मकरू दांत किरणलाल की गर्दन में प्युसत हो गए और किरणलाल बेबस एक हल्की सी कसमसाहट के साथ मौत कबूल कर ली और कुछ देर के बाद उसका बेजान बदन एक जन्म पड़ा हुआ था और राजकमल नशे में डूबी एक कोने में बैठी हुई थी और उसके हाथ पांव में जिंदगी आती जा रही थी और चंद ही शायद के बाद उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई। खून तो उसके लिए जिंदगी का पैगाम था, लेकिन जिंदगी का ये पैगाम किरणलाल के लिए मौत बन चुका था और वो मकरूर शख्सियत जो जग्गीलाल जमींदार के बेटे की हैसियत रखती थी अब बस्ती वालों के लिए खतरनाक नहीं थी। जग्गीलाल सख्त परेशान था। किरणलाल कितना भी बुरा सही, जग्गीलाल उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता था। वो कहीं भी गायब रहता, जग्गीलाल दिन में एक बार उसे जरूर देख लिया करता था। अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में रोशनी उभरती थी, लेकिन आज दूसरा दिन था और किरणलाल गायब था। पहले तो जग्गीलाल ने सोचा कि मुमकिन है वो अपनी हरकतों के सिलसिले में कहीं रुक गया हो, लेकिन दूसरा दिन भी पूरा गुजर गया तो जग्गीलाल को सख्त तशवीश हुई। उसने तमाम आदमियों को जमा कर लिया और किरणलाल के बारे में पूछा, लेकिन सब ही किरणलाल से लाइल्मी का ज़ाहिर की। जग्गीलाल उन पर बिगड़ने लगा। मैं तुम्हें तनख्वाह किस बात की देता हूँ, मेरा खाते हो और मेरे मामले से इतने लातलक रहते हो। मैं कहता हूँ कि किरणलाल कहाँ गया है? क्या तुम में से किसी का ये फर्ज नहीं था कि तुम लोग उस पर निगाह रखते? और मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि वो है कहाँ। तमाम लोग चारों तरफ दौड़ गए, लेकिन किसी को कोई पता न चल सका, यहाँ तक कि रात के 12 और फिर 1 बज गया। जग्गीलाल सख्त परेशान था और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि बस्ती में किरणलाल के बेशुमार दुश्मन मौजूद हैं। किरणलाल की हरकतों से बस्ती के बहुत से लोग नाला थे, लेकिन जिम्मेदार जग्गीलाल का ख्याल था कि जिम्मेदार के बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, वरना बस्ती के आम लोगों में और उसमें क्या फर्क रह जाता है। फिर अगले दिन दोपहर के बाद गोजर सिंह जग्गीलाल के पास पहुंचा और उसके साथ ठाकर रंजीत पाल भी था। क्या हुआ है, कुछ पता चला? जग्गीलाल ने पूछा। किरण जी तो नहीं मिले महाराज, लेकिन ठाकर रंजीत ने एक बात बताई है। क्या? महाराज 2-3 दिन पहले की बात है कि वह सोसार से वापस आ रहा था कि रास्ते में मैंने महाराज किरणलाल को घोड़े पर सवार देखा और उनके आगे माधो सिंह की बेटी शंकुतला भी थी। कौन? जग्गीलाल चौंक पड़ा। माधो सिंह की बेटी शंकुतला, रंजीत पाल ने जवाब दिया। और तुमने अच्छी तरह देख लिया? हाँ महाराज। तो फिर वो दोनों कहाँ जा रहे थे? ये तो मैं नहीं बता सकता, पर उनका रुख सुमालती ही की तरफ था। ओहो, वहां क्यों जा रहे थे और क्या वक्त हुआ था? शाम हो चुकी थी महाराज। हाँ महाराज, मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, जग्गीलाल ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। अपने साथी गुर्जर सिंह की तरफ देखकर बोला, गुर्जर सिंह और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को पकड़ कर ले आओ, देर ना करो। गुर्जर सिंह ने गर्दन झुका दी और फिर वो रंजीत को लेकर बाहर निकल गया और यहाँ से 2-3 लोगों को माधो सिंह के घर पहुंचा। बेचारा माधो सिंह उसके घर पर ही था और वो दोनों बहुत अच्छे सपने देख रहा था और किरणलाल ने उसे जो रकम दी थी वो जद्दी सिंह ने जैसे इंसान के लिए तो बहुत बड़ी थी। इस रकम से वो अपनी बेटी का ब्याह भी कर सकता था, एक दुकान भी खोल सकता था और आजकल वो उसी उधेड़ बन में था कि क्या करे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कौन आ गया भाई? माधो सिंह अपनी जगह से उठ गया और फिर उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर 4 आदमी खड़े थे और उनमें गुर्जर सिंह भी था। माधो सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम के बच्चे, तुम्हारी पत्नी और बेटी कहाँ है? गुर्जर सिंह ने पूछा। क्यों, क्या बात है? जग्गीलाल जी ने तुम तीनों को बुलाया है। क्यों बुलाया है? माधो सिंह ने पूछा। बताऊं अभी क्यों बुलाया है? जा जल्दी से उन दोनों को बुला कर ला। तुम्हें शायद मालूम नहीं भैया, महाराज हमें माफ कर चुके हैं। उन्होंने ही हमें भेजा है और अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो फिर उंगलियां टेढ़ी करना पड़ेंगी, गुर्जर सिंह ने कहा और बेचारा माधो सिंह परेशानी से गर्दन हिलाता हुआ अंदर चला गया। कौन है? और उसकी बीवी ने पूछा। चल जल्दी चल, शंकुतला को लेकर चल, भगवान जाने क्या बात है, जिम्मेदार जी ने फिर बुलाया है, माधो सिंह ने परेशानी से कहा और उसकी बीवी ने तज्जुब से उसे देखा। अब क्या बात है? जल्दी कर वरना वो पापी घर में घुस आएंगे, माधो सिंह ने रूहानी लहजे में कहा और उसकी बीवी जल्दी से उठ गई और उसने शंकुतला को तैयार किया और फिर तीनों बाहर निकल आए। थोड़ी देर के बाद वह जिम्मेदार जी के घर पहुंच गए और उन्हें जिम्मेदार जी के सामने पेश कर दिया गया।
शंतला को न जाने कैसे अकल आ गई और उसने सोच लिया था कि अगर उसे पूछा गया तो वो क्या जवाब देगी, और यही हुआ। जग्गी लाल ने उसे घूरते हुए कहा, शंतला, किरण लाल कहाँ है? मैं क्या जानूं, वह जल्दी से बोली, लेकिन उसने निगाहें झुका रखी थी। जग्गी लाल खड़ा हो गया और फिर वो शंतला के पास आ गया। शंतला, जवाब दे, किरण लाल कहाँ है? ये नहीं जानती महाराज, ये बेचारी तो अब घर में पड़ी रहती है, बाहर भी नहीं, माधु सिंह ने कहा। लेकिन उसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि जग्गी लाल का जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। मैंने तुझसे नहीं पूछा कमीने, शंतला तू जवाब दे। मैंने जवाब दे दिया है, शंतला बोली। और उस दिन तू घोड़े पर उसके साथ कहाँ जा रही थी जब रास्ते में रंजीत लाल ने तुम दोनों को देखा था? जग्गी लाल ने पूछा। शंतला पहले ही समझ गई थी कि कोई ना कोई बात जरूर हुई है, वरना जग्गी लाल उससे ये ना पूछता। चुनाचा उसने कहा, उस दिन किरण लाल ने मुझसे कहा था कि वो मेरे पिताजी से मिलकर आ रहा है, पिताजी ने मुझे फौरन बुलाया है। मैं वापस चली तो उसने मुझे ठाकर घोड़े पर बैठा लिया और फिर वो घोड़ा धर्मशाला ले गया। कौन सी धर्मशाला? वो जो बस्ती के बाहर है। फिर जग्गी लाल ने पूछा। और जब मैंने उसे पूछा कि वो किधर जा रहा है, और उसने घोड़े को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। मैं घर में मारी मगर कोई मौजूद ना था, और फिर जो ही मैं घर में पहुंचकर मेरे घोड़े से उतारा और मैं वहां से भागने के बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। उसने दोबारा तेरा पीछा नहीं किया? नहीं, बेचारी शंतला ने उसे झूठ कैसे बोल लिया था, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। बकवास करती है तू, सच बोल दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, जग्गी लाल ने गर्ज कर कहा। और शंतला, माधुलाल, भगवान की सौगंध पिताजी, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। गुरनाम सिंह, इन तीनों को अंदर बंद कर दो। तुम जाओ जरा धर्मशाला जाकर देखो, भगवान न करे कि किसी ने किरण लाल को कोई नुकसान पहुंचा दिया हो। जग्गी लाल सख्त परेशानी के हाल में कहा, और दोनों आदमियों ने गर्दन हिला दी। गोजे सिंह जब धर्मशाला में पहुंचा तो उसकी नाक से बदबू के भभके टकराए। उसने नाक पर रुमाल रखकर अंदर घुस गया और उसके साथी भी साथ थे, और फिर अंदर के भयानक मंजर ने उन दोनों की आंखें रोशन कर दी। किरण लाल की लाश सड़ रही थी, उसका सर दर्द से गायब था और उन लोगों की चीखें निकल गईं। तो शंतला ने गर्दन लाल की हत्या कर दी। किरण लाल जी, अरे जाओ तुम लोग, जल्दी जाओ, किरण लाल जी का खून हो गया है, जाओ जिम्मेदार जी को तला दो। और वो एकदम घोड़ों पर बैठकर बस्ती दौड़ गए। जग्गी लाल ने कपड़े फाड़ लिए और उसने सर के बाल नोचकर दीवार से सर दे मारा, और फिर एक रथ में बैठकर वो भी धर्मशाला चल पड़ा। उसकी हालत पागलों की सी हो रही थी। सारी बस्ती में कोहराम मच गया। लोगों ने मुख्तलिफ कफियात पर अमल किया था। आम लोग किरण लाल की मौत पर जरा भी अफसरदा न थे। बाज ने दबी जुबान से कहा था, वो पापी था और उसका यही हशर होना था। माधु सिंह की बेटी ने ही बहुत सी कन्याओं की इज्जत बचा ली, मगर वह बेचारी मारी जाएगी। जग्गी लाल माधु सिंह को जिंदा ना छोड़ेगा और मां बेटियों को खत्म कर देगा। बस्ती के लोगों का यही ख्याल था, लेकिन वह जग्गी के लाल के बारे में शंतला और माधु सिंह से हमदर्दी कर रहे थे। जग्गी लाल धर्मशाला पहुंच गया और उसे किरण लाल की लाश दिखाई गई, और वो लाश को देखकर कैके लगाने लगा। किरण लाल, महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत खाक में मिल गई, और अब लोग तज्जब से उसे देख रहे थे। जग्गी लाल पागल हो गया था, लेकिन लोगों की समझ में देर के बाद ये बात आई कि जग्गी लाल पागल हो गया है। जग्गी लाल धर्मशाला से निकलकर भागा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। कहां जा रहे हैं महाराज? बंद रावण, रानी केवकर के दीवार। क्यों? करण लाल का क्या करे महाराज? उसे तख्त नशीन कर दो, राजा बना दो उसे, और हमें ये पाठ से कोई दिलचस्पी नहीं। जग्गी लाल ने जवाब दिया। तब लोग समझे कि जग्गी लाल अपने हवास में नहीं है, और उसके बाद लोगों के काम रह गए कि जग्गी लाल ने अपने फैसले सादर किए, और तय किया गया कि पुलिस को बुलाकर शंतला को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। किरण लाल की लाश का क्रियाक्रम किया गया, और इस दौरान पुलिस भी बुला ली गई। बहरहाल जग्गी लाल सरमायादार था, और पुलिस तो होती ही सरमायादारों की मदद के लिए है। चुनाचा वो क्यों ना आती, और पुलिस ने माधु सिंह और उसकी बीवी को छोड़ दिया और शंतला को अपने कब्जे में ले लिया। लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो भी यही बात कह रहे थे कि भगवान ने माधु सिंह के साथ इंसाफ किया। अगर जग्गी लाल ठीक होता तो अब तक उन तीनों का इस संसार में नामो निशान ना होता। पापी जग्गी लाल ने अपने मन में घाव लगा तो पागल हो गया, और दूसरे के मन के घाव उसे कभी नजर ना आए। उसने और उसके बेटे ने कितने घर उजाड़े, और उनके बारे में उसने कभी ना सोचा। लोग कह रहे थे कि तहकीकात के लिए आने वाले पुलिस अफसर करमचंद ने जो नक्शा पेश किया वो यूं था कि शंतला ने किसी तरह करण लाल को कत्ल कर दिया, और उसके बाद वो लाश छोड़कर भाग गई,
और चूंकि धर्मशाला वीरान इलाके में है, इसलिए जंगल के सयादों ने किरण लाल के गोश्त को जगह जगह से खा लिया। बहरहाल शंकरा को गिरफ्तार कर लिया गया और सारी कार्रवाई के बाद पुलिस अफसर करमचंद उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। पुलिस अफसर और सिपाही जगीलाल के हवेली में ही ठहरे हुए थे और शंकरा उस हवेली में एक कमरे में कैद थी। माधु सिंह और उसकी पत्नी हवेली के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और उनका संसार भी उजड़ गया था। उस वक्त सूरज निकले देर नहीं हुई थी। पुलिस अफसर जाने की तैयारी में मसरूफ थे। हवेली के दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े हुए थे कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की सुर्ख लांगा पीली चोली पहने घूंघट निकाले हवेली के दरवाजे पर पहुंच गई। जग्गीलाल कहाँ है? उसने पहरेदारों से पूछा। तुम कौन हो और कहां से आई हो? पहरेदारों ने पूछा। और दूसरे गांव से आई हूं। हटो, मुझे अंदर जाने दो। महाराज पागल हो गए हैं, तुम उनसे नहीं मिल सकती। अच्छा हुआ पागल हो गए, ऐसा पापी बेटा जना था तो पागल ही होना था ससुरे को। कौन है तू? हटो, मुझे अंदर जाने दो। मैं पुलिस वाले दरोगा से जी से मिलूंगी। और उनसे मिलकर क्या करेगी? बताऊंगी, अभी क्या करूंगी? लड़की ने गुस्सीले लहजे में पूछा। यही बहस हो रही थी कि दरोगा करमचंद वहां पहुंच गया। क्या बात है, ये कौन है? उसने पूछा। जिम्मेदार जी से मिलने आई है, अब कह रही है कि आपसे मिलेगी, पहरेदार ने जवाब दिया। करमचंद दरोगा ने तज्जब से लड़की को देखा। घूंघट से उसका हुस्न झलक रहा था। ऐसी हसीन लड़की उसने इससे कबल नहीं देखी थी। वो आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गया। क्या बात है सुंदरी? उसने पूछा। तुम दरोगा हो? हाँ, मेरा नाम करमचंद है। इस पापी करण लाल के कत्ल के इल्जाम में तुमने किसको पकड़ लिया? शंकला को। क्यों? शंकला कौन है? माधु सिंह की बेटी। खैर, मैं तो दूसरे गांव की हूं, मैं यहाँ वालों को नहीं जानती, मगर तुम तो बड़े ही भोले दरोगा हो। न जाने किस बेचारी को तुमने पकड़ लिया है, उसे छोड़ दो। क्यों? करमचंद ने तअज्जुब से पूछा। इसलिए कि इस पापी को मैंने कत्ल किया है। खूबसूरत लड़की ने इंकशाफ किया और दरोगा का मुंह हैरत से खुल गया। क्यों मजाक उड़ा रही हो लड़की? उसने बौखलाए हुए लहजे हुए अंदाज में कहा। हाँ, तुमसे ही मजाक करेंगे, नंदुई लगी हूं ना तुम हमारे। खूबसूरत लड़की इठला कर बोली।